विजय सिंह, श्रीमती विजय जी मेरे साथ मौजूद है, जिला पंचायत अध्यक्ष। एक बार जोरदार तालियां। और इंद्र विक्रम सिंह जी मेरे साथ हैं, डीएम हैं। आप दोनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले विजय जी आपके साथ करना चाहता हूं। अगर हम अलीगढ़ की बात करें, विकास के कितने नए आयाम बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष रहते हुए जिलों में हुए, कितनी विकास की नई इबारत लिखी जब आप इस पद पर पहुंची, क्या चुनौती थी? सबसे पहले तो मैंने अपनी जिला पंचायत की जो बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें मैंने अलीगढ़ का नाम हरगढ़ करने को कहा। मुख्यमंत्री से निवेदन किया कि अलीगढ़ का नाम हरगढ़ किया जाए। दूसरा, मैंने बाबूजी कल्याण सिंह की अपने जिला पंचायत परिसर में मूर्ति लगाने को कहा। ये सभी की सदस्यों की बोर्ड की मीटिंग में सभी की सहमति से ये हुआ कि बाबूजी कल्याण सिंह की मूर्ति लगाई जाए और अलीगढ़ का नाम हरगढ़ किया जाए। और मेरे सारे जितने भी जनपद के गांव हैं सब में सीसी रोड बन रहे हैं। और जहां जल भराव था वहां जल भराव की मैंने देखते हुए कि गाँव में गंदगी होती है, मच्छर होते हैं, बीमारियां होती हैं, इससे देखते हुए नाले नालियों का निर्माण कराया जा रहा है। और 4 मेरे अमृत सरोवर भी बनाए जा रहे हैं ज़िले में। और महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए ये सिलाई मशीन दी जा रही हैं, जिन पर नहीं ले सकती जो बालिकाएं, उनको सिलाई मशीन भी दी जा रही हैं, उन्हें रोजगार भी दिया जा रहा है। ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास। सिंह साहब, आपसे मैं यहाँ से शुरू करूँ। चूँकि योजनाएं बनाना, योजनाओं का इम्प्लीमेंट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप उतार रहे हैं। और ख़ासतौर पर अगर प्रशासन की मैं बात करूं, अलीगढ़, क्या आप कह सकते हैं, क्या आप आश्वस्त हैं कि पूरी तरह से प्रशासनिक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर के रूप में और जो योजनाओं का क्रियान्वयन यहाँ हो रहा है सब सुचारू ढंग से शांतिपूर्ण चल रहा है? सर, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। हिंदी खबर ने अलीगढ़ जनपद में आकर ये कार्यक्रम आयोजित किया है। इसके माध्यम से न केवल हम अलीगढ़ की प्रगति के बारे में पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को अवगत करा सकते हैं, बल्कि ये भी बता सकते हैं कि अलीगढ़ एक बदला हुआ जनपद है। अब पहले अलीगढ़ जाना जाता था सांप्रदायिक तनावग्रस्त जनपदों की श्रेणी में, लेकिन वर्तमान सरकारों ने पिछले लगभग 4 साल 8 साल के समयावधि में दो पीरियड में इसने प्रदेश का जो लॉ एंड ऑर्डर है उसमें अलग मकाम हासिल किया है। अलीगढ़ जनपद अब सांप्रदायिक दंगों के लिए नहीं जाना जाता, अलीगढ़ जनपद अब अपने उद्यम के लिए जाना जाता है। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। और इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि प्रदेश में जब विकास की धारा बही तो उसमें अलीगढ़ ने सबसे आगे बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभाई। आप देख रहे होंगे कि अलीगढ़ का डिफेंस कॉरिडोर सबसे पहले निर्मित होने वाले डिफेंस कॉरिडोर्स में से एक है। अलीगढ़ में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसमें सभी प्रदेश के जितने उद्यमी हैं उनको और उनके परिवारों को बिना किसी प्रीमियम के बीमित करने का एक अभियान चलाया गया था, जिसमें अलीगढ़ जनपद ने प्रदेश में सबसे ज़्यादा उद्यमियों को रजिस्टर किया है। 14,500 उद्यमी सबसे ज़्यादा अलीगढ़ जनपद से पंजीकृत हुए हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जिनका उद्यम में बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन जिनको हम अपनी जीडीपी में कवर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो पंजीकृत उद्यम नहीं थे, उनको एक तरफ सरकार ने बीमित करके उनके परिवारों को सुरक्षित कर दिया और दूसरी ओर उनको मेन स्ट्रीम में ले आए और जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है देश का, उसमें अलीगढ़ जनपद ने उस दिशा में भी अपना कदम बढ़ा दिया है। किसी भी जनपद की विकास का रथ तब तेज़ी से आगे बढ़ता है जब वहाँ का हर वर्ग रोजी और रोजगार के नज़रिए से, शिक्षा के नज़रिए से, स्वास्थ्य के नज़रिए से अपने आसपास के अन्य क्षेत्रों पे निर्भर न रहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना के बावजूद यहाँ पर शिक्षा के एक बड़े केंद्र की और आवश्यकता महसूस हो रही थी और इसको ध्यान में रखकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यहाँ के जो प्रमुखतम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में
मोर्चा लिया अंग्रेज़ों से और बहुत दूर तक उन्होंने लड़ाई लड़ी। अपनी परिसंपत्तियां भी उन्होंने होम की उस समय। उनकी स्मृति में यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की नींव अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से रखी गई थी। और मुझे जिलाधिकारी ये कहने पे हर्ष हो रहा है कि 1 वर्ष का कार्यकाल हुआ है और जिस समय मैंने यहाँ ज्वाइन किया था उस समय उसकी नींव पड़ी थी और आज हम उसका शैक्षणिक सत्र प्रारंभ करने की स्थिति में 1 वर्ष के अंदर आ गए हैं। तो ये है अलीगढ़ की नई दिशा और नई भूमिका। अलीगढ़ जाना जाता था जल भराव के लिए, अलीगढ़ जाना जाता था गंदगी के लिए, अलीगढ़ जाना जाता था मच्छर और मक्खियों के लिए, लेकिन अब अलीगढ़ ने अपनी सूरत बदल दी है। आप बाहर से आए हैं, दिल्ली से, बड़े और शहरों से आए हैं, नोएडा से आए हैं। मैं चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को करने के बाद या इसके दौरान एक बार आप शहर में जाएं और देखें कि वहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको स्मार्ट सिटी के तौर पर कैसे विकसित किया गया है, ओपन स्पेसेस को कैसे विकसित किया गया है। ठीक है, और जनता को ऐड करूंगा सर। मैं आपने कहा कि जाएं, मैं कल से यहाँ हूँ। मैं कल्याण सिंह हेरिटेज सेंटर भी गया, जो स्मार्ट सिटी के ऑफिस हैं वहाँ जो कंट्रोल रूम्स बनाए जा रहे हैं, जो 7 मंजिल बिल्डिंग्स आपने तैयार की है। डिफेंस कॉरिडोर भी गया और जो महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी की आप बात कर रहे हैं, वाकई खूबसूरत है और अपने अंतिम चरण में काम चल रहा है। इस बात का प्रमाण मैं इसलिए दे रहा हूँ चूंकि कहते हैं प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। कल मैंने दिन भर देखा है, लौटूंगा उस चीज़ पर साथ। विजय मैम, आपके पास आ रहा हूँ। चूंकि आप एक महिला हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष होने के नाते कई दायित्व इसलिए भी बढ़ जाते हैं कि एज ए महिला और एज ए वुमन बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या आपने वुमेन्स के लिए 50% जो आबादी है उसके लिए आपने खास केयर किया, जो आप नज़ीर के तौर पर आज मुझे बता सकें? मैंने महिला सशक्तिकरण को देखते हुए सभी थानों में महिलाओं के लिए शौचालय बनवाए और हमारे जो जिला पंचायतों के जो 2 कॉलेज हैं, एक गवाना में रघुनंदन इंटर कॉलेज है, एक छर्रा में है, उनमें बालिकाओं के लिए आधुनिकीकरण शौचालय बनवाए हैं। और जहाँ भी मैं गांव में जाती हूँ वहाँ कोई परेशानी होती है तो शौचालय की और भी कोई बालिकाओं को परेशानी हो उसको देखते हुए भी मैं महिलाओं से अपना कोई भी परेशानी हो उसको हल करती हूँ। क्या विजय जी आज आश्वस्त हैं कि उनकी पंचायत में कोई भी महिला किसी भी वक्त, ना सिर्फ दिन में, रात में भी बहुत आराम से घूम सकती है, कोई डर नहीं है उसको? आश्वस्त हैं आप? मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे देश में महिलाएं रात में या दिन में कहीं भी सुरक्षित हैं और सम्मान भी मिल रहा है और स्वावलंबन भी मिल रहा है। क्योंकि 2014 से पहले किसी ने महिलाओं के बारे में सोचा ही नहीं था। महिलाएं घर से नहीं निकलती थीं। उनकी अलीगढ़ में तो ये हाल था कि चैनें लूट ली जाती थीं और कहीं भी अपने काम के लिए भी नहीं निकलती थी। इतना डर था, खौफ था। अब महिलाएं अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हैं कि या तो उज्ज्वला योजना हो या सौभाग्य योजना हो और भी बहुत सारी महिलाओं की योजनाएं चल रही हैं। मैं गांव-गांव जाती हूं, महिला बहुत सुरक्षित हैं और बहुत खुश हैं। ठीक है, सिंह साहब आपके पास आऊँगा। आपको चूँकि यहाँ वक्त हो गया है और कल मैंने जब लोगों से बात की, अब चूँकि एम्प्लॉयमेंट की बात हो या इम्प्लीमेंट की बात हो तो डीएम साहब का जिक्र तो करना ही पड़ता है। तो उनसे जब बात की, बहुत बेहतर रिजल्ट्स उन्होंने बताए। लेकिन जब आपको यहाँ पोस्ट किया गया, क्या सबसे पहले आपको चुनौती लगी अलीगढ़ में कि डर का माहौल है? किस तरह से आपने टैकल किया चीज़ों को? देखिए, मैं अलीगढ़ जनपद में पहले भी तैनात रहा हूं और मुझे मालूम है कि यहाँ की परिस्थितियाँ क्या रही हैं, स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में। बहुत बदनामी थी और हमारा समाज अलीगढ़ का 2 हिस्सों में बट गया था। एक कम्युनिटी एक इलाके में रहती थी, दूसरी कम्युनिटी दूसरे इलाके में रहती थी और बहुत सारी गलतफहमियों की वजह से, क्योंकि विश्वास का संकट था, ये विश्वास व्यवस्था पर भी अविश्वास था लोगों को और अपने खुद के आत्मविश्वास पर भी भरोसा नहीं था। इसके कारण बहुत सारे दंगे, बहुत सारे फसाद, बहुत सारे दुर्व्यवस्थाएं अफवाहों पर हो जाया करती थी। आज इस दौर में किसी की हिम्मत नहीं कि कोई गलत अफवाह उड़ा दे, और अगर कोई अफवाह उड़ाता है तो पब्लिक का इतना फेथ है अपनी व्यवस्था पर कि वो उस पर भरोसा नहीं करती, उस अफवाह पर भरोसा नहीं करती, पहले उसका खंडन करती है और तब बात आगे बढ़ती है। तो लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा
मुद्दा है किसी भी शहर के लिए, किसी भी समाज के लिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो बाकी चीज़ें अपने आप फ्लोरिश होंगी। बच्चियां स्कूल जाएंगी, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, स्कूलों में बच्चे पढ़ने जाएंगे, हायर एजुकेशन के लिए लोग निकलेंगे, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी, उद्यम बनेगा, व्यापार बढ़ेगा। तो ये बाकी सारी चीज़ें अपने आप चलकर उसके साथ साथ पीछे पीछे आती हैं। ये वो रनवे है लॉ एंड ऑर्डर जिस पर कोई भी प्लेन लैंड कर सकता है। तो ये रनवे अलीगढ़ के लिए तैयार करना एक बड़ी चुनौती थी जिसको हमने तैयार किया है। अब कोई भी त्यौहार आए, हर त्यौहार पे हमको एडिशनल फोर्स मांगना पड़ता था, अतिरिक्त व्यवस्थाएं करनी पड़ती थी, बाहर से मजिस्ट्रेट्स और पुलिस बुलाना पड़ता था, अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ती थी। विगत 1 वर्ष में मैं अपने कार्यकाल में और अन्य पीछे की भी दौर में आप देखते हुए चले आएँ तो हम ना तो कहीं एडिशनल फोर्स लगाते हैं, चाहे किसी भी समुदाय का पर्व हो, त्यौहार हो, सभी लोग उसको सामूहिक रूप से मनाते हैं और पूरी शांति से मनाते हैं। किसी के भी मन में आशंका नहीं होती कि कहीं ऐसा ना हो कि आज ये त्यौहार है और कोई बात हो जाए। तो ये कोई मामूली परिवर्तन नहीं है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण परिवर्तन था। भाई मोहर लगाइए इस पर अगर सच बोल रहे हैं डीएम और साहब तो। इसको हमने पूरा किया है। दूसरा एक बड़ी चुनौती थी यहाँ पर जिसको हमने पूरा किया है, वो है यहाँ के उद्यम को बहुत तेज गति देना। अलीगढ़ टोपोग्राफिकली ऐसी जगह पर है, एनसीआर के बिल्कुल निकट। एनसीआर पूरी तरीके से सेचुरेट हो चुका है, वहाँ पर अब ना तो ज़मीनें हैं ना गुंजाइश है कि इंडस्ट्री आगे बूम करे, बढ़े। तो अलीगढ़ वो जनपद है जो दिल्ली से निकट है, एक्सप्रेसवेज से जुड़ा हुआ है, नए बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय जेवर हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है और स्वयं अलीगढ़ में भी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 9 अरब रुपए खर्च करके अलीगढ़ के एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो ये ज़रूरत थी कि हम इसको गति दें। तो इस गति देने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क, ख्यामई गभाना में बनकर तैयार हो रहा है, उसकी बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य चल रहा है। एक उत्तर प्रदेश का सबसे पहला प्लेज पार्क जो निजी क्षेत्र का इंडस्ट्रियल एरिया है वो अलीगढ़ की देन है। ये माननीय विधायक जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, मिस्टर पाराशर जी, इन्होंने इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ काफ़ी चरणों में बातें की और हमको ये सौभाग्य हासिल है कि प्रदेश में इसके बाद बहुत सारे आए, लेकिन पहला उद्यम, पहला इंडस्ट्रियल इस्टेट अलीगढ़ जनपद में आया और स्कीम लॉन्च होने के 7वें दिन बाद आया। आप इससे गति का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक पॉलिसी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती है और 7 दिन बाद हम उस पॉलिसी को जमीन में उतार देते हैं। वाह, तो ये है हमारी ताकत और ये ताकत हमको मिलती है। आपने एयरपोर्ट का जिक्र किया, मैं वहाँ भी कल होकर आया। जब हम वहाँ गए तो कुछ लोग मिले और पूछा कि कहाँ से आए, तो हमने कहा कि नोएडा से आए हैं और कवरेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कल अगर सवाल करें तो ये पूछ लीजिए कि चालू कब से कर रहे हैं। सर बहुत अच्छा बनाया, मैं अंदर से देख कर आया, बस चालू कब कर रहे हैं ये बता दीजिए। देखिए, एयरपोर्ट ये जो बनाया गया है अलीगढ़ का, इसका पहले धनीपुर हवाई पट्टी के रूप में केवल विकास हुआ था और वो भी माननीय कल्याण सिंह जी जब यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे उनकी सौजन्य से एक तरीके से बनके तैयार हुआ था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी द्वारा रीजनल कनेक्टिविटी के लिए 5 जो नए एयरपोर्ट विकसित किए जा रहे हैं उनमें एक अलीगढ़ हमारा एयरपोर्ट है। वाह, वाह। और मैं ये कह सकता हूँ आज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कि पूरे प्रदेश के रीजनल कनेक्टिविटी के जितने एयरपोर्ट बन रहे हैं उनमें सबसे तेज गति से मेरा एयरपोर्ट बन रहा है। और अगर पहला हवाई जहाज कोई लैंड करेगा या फ्लाई करेगा रीजनल कनेक्टिविटी वाले एयरपोर्ट्स में से तो वो अलीगढ़ से लैंड करेगा। इससे बड़ी बात मैं अपने जनपद वासियों को और यहाँ के स्थानीय निवासियों को और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि इसकी कट ऑफ डेट देना थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन्वॉल्व होती है। जो कहा है मुझे लगता है उसमें जवाब दर्शकों को मिल गया होगा। बिल्कुल, मैं आपके पास आ रहा हूँ। यदि आपका अतीत में देखूं तो विरासत में राजनीति तो मिली ही, चूंकि आप परिवार से भी आती हैं कल्याण सिंह जी के, स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के। क्या कुछ उन्होंने दिया बतौर आपके व्यक्तित्व में समझूं, राजनीतिक करियर में समझूं? चूंकि उनका जो व्यक्तित्व है बड़ा प्रभावशाली रहा। हम राजनीति उनकी देख लें, उनके फैसले देख लें, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के ये कह देना कि मैं पहले उनके लिए खड़ा हूं। तो क्या सीखा आपने उनसे? हमने बाबूजी कल्याण सिंह से यही सीखा और उन्हीं के द्वारा मेरे को उन्हीं का आशीर्वाद मिला है जो मैं राजनीति में आई और जिला पंचायत अध्यक्ष उन्होंने बनाया। उन्हीं के आशीर्वाद से हूँ मैं। और मैं यही कहूँगी कि त्याग तपस्या राजनीति में करनी चाहिए, जनता की सेवा करनी चाहिए
आप जनता के लिए ही चुने जाते हो, तो जन जन की हम सेवा करें, यही हमारा प्रयास है। जिला पंचायत का अगर मैं जिक्र करूं तो ये सबसे छोटी श्रृंखलाओं में से एक है, पंचायत स्तर पर काम करना, जनपद स्तर पर काम करना। क्या चुनौतियां आपको लगती हैं बतौर जिला पंचायत अध्यक्ष कि और चीज़ों को किस तरह से बेहतर किया जाए? योजनाएं कई हैं, क्या आपको लगता है कि क्रियान्वयन में, इम्प्लीमेंट में अभी और चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है? आखिरी सवाल, उसके बाद फिर डीएम साहब से। मैं गांव-गांव जाती हूं, मगर गांव में पहले से तो काफ़ी सुधार है, मगर अभी गांव में काफ़ी सुविधाएं नहीं पहुंच रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो जितनी शहर में सुविधाएं हैं उतनी ही गांव में पहुंचनी चाहिए। अब विचार किया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है, मगर धीरे धीरे गांव का भी विकास होगा और गांव को भी शहरों की तरह सुविधाएं दी जाएंगी। जी, आखिरी सवाल मेरा इंद्र विक्रम जी आपसे है। चूंकि बनावट की आपने बात की, दोनों संख्या हैं, यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है, तमाम चीज़ लोग बनावट है। क्या आप कह सकते हैं कि पूरी तरह से शांति का माहौल है? क्योंकि आज कल हमने व्यापारियों से भी बात की, हालांकि उन्होंने बड़ी तारीफ की कि शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन चूंकि आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नूह नहीं है, नूह से उपजे दर्द के निशान कई शक्लों में हमें दिखे, ऐसा कभी या ना हो, गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। क्या आप आश्वस्त हैं कि सब कुछ सही है? मैं 100% मुतमईन हूँ कि इस शहर की आबो हवा को अब जल्दी कोई ख़राब कर नहीं सकता। और जब मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये इसलिए कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बारीकी से जिम्मेदारी भी मेरी है, और आगे कोई लॉ एंड ऑर्डर ख़राब ना हो, इसकी जो परिस्थितियाँ पैदा होती हैं उनको कैसे समाप्त करना, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है। आपको पता होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर सभी धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों की ध्वनि को सीमित किया गया, या उनके एक्स्ट्रा जो ध्वनि विस्तारक यंत्र थे उनको हटाया गया। उनके द्वारा एक कॉल दी गई कि जो सार्वजनिक जगहें हैं वो सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं, तो हम कोई भी धार्मिक कार्यक्रम, चाहे वो नमाज अदा करने का कार्यक्रम हो या कोई अन्य कार्यक्रम हो जिसको हम सड़कों पर मनाते हैं, उन कार्यक्रमों को हम अपने धार्मिक स्थलों पर मनाएंगे। ये एक चुनौती है, क्योंकि जब इतने बड़े समाज में बहुत सारे तबके के लोगों को आप साथ लेकर चलते हैं, तो उन तक अपनी सारी बात इस प्रकार से पहुंचा देना कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, उसका कोई दुष्प्रभाव व्यक्ति के मन में ना आए, उसके मन में कोई इस बात को लेकर कलुष भी ना आए, और उसके अंदर ये बात भी ना आए कि मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। ये तब हो पाता है जब राजनैतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक इच्छा शक्ति जनता की मनोवृत्ति के साथ मिलकर चले। अगर ये कार्य किसी समुदाय विशेष के लिए किया जाता तो हो सकता है मैं इतना कॉन्फिडेंस से बात न कह पाता, लेकिन हमने एक साथ सभी धार्मिक स्थलों से उनकी ध्वनि को सीमित किया, उनके एक्स्ट्रा हॉर्न्स हटाए, उनको हमने स्कूलों में दिया, और सभी धर्म के पर्वों के लिए ये व्यवस्था दी कि सड़क जुलूस के लिए भले हों, जुलूस चाहे हमारा बारावफात का हो, चाहे हमारा मुहर्रम का हो, चाहे हमारा ये हिंदुओं के किसी पर्व का हो, वो जुलूस अगर चल रहा है तो सड़क पर चलेगा, लेकिन सड़क जाम करके हम कोई अपना पर्व नहीं मनाएंगे, चाहे वो हिंदुओं का हो चाहे मुसलमानों का हो। और ये रिकॉर्ड है अलीगढ़ जनपद के लिए कि इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद यहाँ पर किसी समुदाय के व्यक्ति ने ना तो सड़क पर नमाज अदा की, ना सड़क पर अपना कोई पर्व मनाया। और इस प्रकार से एक अप्रतिम उदाहरण स्वेच्छा से लोगों ने दिया है। हम उसके वाहक, हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम इसको इम्प्लीमेंट करें जी। और जब इम्प्लीमेंट करें तो उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो इस साइड इफ़ेक्ट के ना होने के आधार पे मैं कह सकता हूँ, और हम तो पब्लिक के बीच में हर समय रहते हैं, राजनेतागण रहते हैं, ये इस बात की तायीद करेंगे, इस बात की तस्दीक करेंगे कि अगर कोई बात किसी के मन में होती है तो किसी न किसी रूप में वो बाहर आ जाती है। सोशल मीडिया है, इतने सारे और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक दो पॉलिटिकल लोगों को छोड़ दीजिए जिनकी पॉलिटिकल विशेष होती हैं, उनके अपने डिफरेंसेस होते हैं, सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष विपक्ष की बात होती है, तो अगर उनको छोड़ें तो जन सामान्य की ओर से ऐसी कोई बात नहीं आई। और इस आधार पे मैं कह सकता हूं कि गंगा और यमुना के मध्य में बसा हुआ ये अलीगढ़ शहर, जिसकी दोनों भुजाएं गंगा और यमुना बनाती हैं, इनमें वो पानी बहुत दूर बहकर निकल चुका है जिसमें कभी लालिमा घुला करती थी। अब ये वास्तव में गंगा और यमुना का पानी है। ये हमारे किसानों की ज़मीनें सींचने के लिए है, ये हमारे मन को पवित्र करने के लिए, और ये हमारी धार्मिक और सामाजिक मूल्य मान्यताओं से जुड़े हुए मुद्दों को पूरा करने के लिए है। तो ये विकसित होता हुआ उत्तर प्रदेश है और ये विकसित होता हुआ अलीगढ़ है। हमारी कोशिश है कि उत्तर प्रदेश की जो
26 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसमें जो हमारा जीडीपी रेशियो होना चाहिए, हम वो हक उत्तर प्रदेश को दें। अभी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में हम तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज लाने वाले जनपद हैं। हमारी कोशिश है कि इसको हम टॉप में लाएं। हम 14वां नंबर का कंट्रीब्यूशन करते हैं पूरे 75 जनपदों में से। हमारी कोशिश है कि हम इसको टॉप 10 में पहले लेकर आएं। तो बहुत फिर इन तमाम चीजों टॉप के लिए 5 पर बधाई। इसको और लेकर जो आएं। आपने कहा कि दो किनारे बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो पानी आगे निकल गया है, तो ये तालों का शहर अब तालीम और तहजीब की तरफ भी बढ़े, इसके लिए बहुत बधाई। विजय जी आपका भी, और इंद्र विक्रम जी आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मुझे समय, चूंकि अब बहुत सारे सवाल हैं, प्रशासनिक तौर पर भी मुझे समय और इजाजत दे रहा है 10 मिनट बढ़ाने का। मैं खुद चाहता था कि और बात हो, 10 मिनट के लिए मैं और आ रहा हूं। विजय जी आपकी तरफ एक बार तालियां बजा दीजिए अगर आप सुनना चाहते हैं दोनों को। तो हम प्रशासनिक चीजों का जिक्र कर रहे थे, मैं उस पर लौटूं। विजय जी आपके पास आ रहा हूं, जिला पंचायत, फिर हम उस पर आते हैं कि स्कीम्स की बात होती है। क्या रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वरोजगार, क्या आप कह सकती हैं कि आपके जो जिला पंचायत है वहां का युवा रोजगार की तरफ वही है, पलायन नहीं कर रहा है? रोजगार पर काम कितना हुआ? रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक चीजें हैं उस पर बतौर जिला अध्यक्ष कितना काम आपने किया? हमारा संकल्प है कि गांवों तक सारी सुविधाएं जाएं, मकान मिले। और मैं जहां भी जाती हूं हमारी सरकार द्वारा मकान भी मिल रहे हैं, और एक स्वनिधि योजना है जो प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही है, उसमें युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है। 10,000 से लेके, पहले 10,000 जमा कर दोगे तो 20,000, 20,000 से फिर 50,000। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ रोजगार भी मिल रहा है, ऐसा नहीं सब जगह संतुष्ट हैं सभी। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, क्या आपने काम बढ़ा किया है जो आप नज़ीर के तौर पर बताएं कि बतौर जिला अध्यक्ष 3 चीज मैं ये गिनवाती हूं आपको, जो आपके जिला पंचायत में आपने किया हो तमाम सेक्टर्स में? नया तो हमारी रोड भी बन रही हैं, अमृत सरोवर भी बन रहे हैं, और जहाँ ये शौचालय भी बन रहे हैं, महिला शौचालय भी बन रहे हैं, हाई मास्क लाइट भी लगवा रहे हैं। और सारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ भी गांव में, तो वहाँ हमारी हाई मास्क लाइट लगेंगी। पिछली बार भी हम 23,000 लाइट लगवा चुके हैं पूरे जनपद में। इंद्र विक्रम जी आपके पास आ रहा हूं। एक बड़ी चुनौती इस शहर के लिए जो मैंने समझी वो बारिश है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते हैं कि कटोरा नुमा जो आकृति है उसकी तरफ से हमें ये विरासत में मिला है कि हर साल पानी से जूझना पड़ेगा। अब चूंकि आप हर सेक्टर पर इतना काम कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या है, इस पर किस तरह से प्लानिंग चल रही है, क्या आपने रोड मैप तैयार किया? देखिए, इसको मैं थोड़ा खुलासा करना चाहूँगा। ये आपने पकड़ लिया कि समस्या क्या है। चूँकि ये बसावट इसकी ऐसी है कि ये कटोरा शेप में है, तो नेचुरल ड्रेन नहीं है। ग्रेविटी से पानी अलीगढ़ जनपद का नहीं निकलता है, एक इलाके को छोड़कर जो हमारा ऊपरकोट का इलाका है, जो ऊंचाई पर बसा हुआ इलाका है। हर शहर की अपनी ज़रूरत होती है, तो शहर अपना विस्तार पाता रहता है, चाहे अनचाहे, जाने अनजाने। सही टाउन प्लानिंग न होने के कारण शहर का जो अनियमित विकास पिछले 20-25 वर्षों में हुआ है, उसने समस्या को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया जी। अदरवाइज़ ये समस्या इतनी विकट नहीं थी। और यहाँ पर जो हमारे नेचुरल स्रोत थे पानी को इकट्ठा होने के, जो तालाब थे, बावड़ियाँ थी, पोखर थे, उनमें अवैध अतिक्रमण हो जाने की वजह से भी ये समस्या गंभीर हो गई। निश्चित तौर पे जब आबादी बढ़ती है तो उसके हिसाब से हमको शहर की प्लानिंग करनी पड़ती है। अलीगढ़ डेवलपमेंट अथॉरिटी आज तक कोई नया टाउन प्लानिंग के लिए कोई स्कीम लेकर नहीं आ पाया था। मैं आपको इधर 1 वर्ष की प्रगति बताता हूँ। 1 वर्ष में हमने यहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम लॉन्च की है, जो यहाँ की 20-25 साल से प्रतीक्षित स्कीम थी, उसको लॉन्च किया जा चुका है। अभी कल ही हमने यहाँ की सबसे बड़ी बृहद टाउनशिप को डिक्लेयर किया है, जो आने वाले 1-1.5 साल में आकार लेगी। और ये अलीगढ़ का एक नया अलीगढ़ शहर बसाने की प्लानिंग है। तो इस तरीके से हम भविष्य की ओर देख रहे हैं कि भविष्य में हम किस प्रकार से प्लानिंग करें कि ये समस्या और बड़ी ना होने पाए। अब रही बात ये आपकी कि साहब आप ये कह के नहीं रह सकते कि अब कटोरा नुमा शहर है तो अब इसमें लोग डूबेंगे ही और जल भराव की समस्या होगी। तो उस दिशा में भी मैं आपको अपनी बात रखना चाहूँगा। यहाँ पर सभी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, ये भी बड़े तनावग्रस्त रहते हैं, क्योंकि पब्लिक इनको पकड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं, ये क्यों नहीं हो पा रहा है। अभी आप मुझसे पहले पैनल पे महापौर बात कर रहे थे, अब जनपद के नए महापौर हैं, ये जिम्मेदारी उन पर है कि अब वो कैसे अपने संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करें
कि जनाकांक्षा जो सबसे बड़ी है कि सफाई और ये पानी का निकास, सफाई की दिशा में सरकार ने बहुत काम किया है, अभी भी काम चल रहा है, उसमें अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। लेकिन बारिश के 3 महीने अलीगढ़ जनपद के लिए थोड़ा मुश्किल होते हैं। उसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है अलीगढ़ के लिए, उसमें ड्रेनेज का प्रोजेक्ट नहीं था और बीच में हम ड्रेनेज प्रोजेक्ट नहीं ला सकते थे, लेकिन बचत के पैसे से कर्टेलमेंट करके हमने 2 इलाकों में जहां सर्वाधिक वर्षा जल संचय होता था उनकी समस्या का निराकरण करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया। ये कह के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम उस दिशा में कार्य कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे इससे पूरा समाधान नहीं होता और पूरा समाधान एक दिन में हो भी नहीं सकता, क्योंकि जो समस्या निरंतर चली आ रही है उसका एक दिन में सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन अब चूंकि वो हमारे केंद्र बिंदु में है इसलिए उसका समाधान भी है। ग्रेविटी से हम इसका समाधान नहीं कर सकते, इसलिए पंपिंग स्टेशंस के माध्यम से पंप आउट करके पानी को अलीगढ़ ड्रेन और जाफरी ड्रेन के माध्यम से पंप आउट करके शहर के बाहर हम कर सकते हैं। ये बिल्कुल संभव है, फिजिबल है और इस दिशा में नगर निगम और यहाँ का जो स्थानीय लोकल प्रशासन है वो कार्य कर रहा है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर इसी फेज से हम लोग काम करते रहे तो 2-3 वर्षों में हम इसका भी समाधान कर ले जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। विजय मैम, आपके पास आ रहा हूं। जब हम जिला पंचायत की बात करते हैं, पंचायतों की बात करते हैं, किसानों की कई समस्याएं हैं, उस पर आपने कैसे काम किया? क्या किसान की आय जो हम दोगुनी करने की तरफ नारे जो लगाते हैं, क्या वो ज़मीनी स्तर पर उतर पाए? किसान बिजली की समस्या, यूरिया की समस्या से हमेशा ग्रसित रहा है। क्या आप कह सकती हैं कि आपकी पंचायत में किसान आज खुशहाल है? आज हमारे देश के किसान खुशहाल हैं। आपकी पंचायत के? हमारी पंचायत, क्या वो सरकार से योजना आ रही है, वो ये हमारी पंचायत की योजना है, कोई अलग से हमारी पंचायत की योजना नहीं है, क्योंकि हमें ये प्रधानमंत्री जी की योजना, मुख्यमंत्री जी की योजनाओं को ये गांव-गांव तक पहुंचाना है और उनको पूछना है कि ये सारी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा। तो मैं गांव-गांव जाती हूँ। आपसे भी पूछूंगा सर भाई। जी जी प्लीज। मैं कह रहा था कि जिला पंचायत अध्यक्षा महोदया से पूछने के बजाय आपको ये प्रश्न जिला प्रशासन से पूछना चाहिए था, शायद मैं आपको और बेहतर उत्तर देता। आपका कार्य है विकास करना, वो कर रही हैं, लेकिन बात आपने किसानों की जी। मैं आपको बता दूं, अलीगढ़ जनपद उत्तर प्रदेश का 10% श्री अन्न उगाता है। हम उत्तर प्रदेश का 10% बाजरा उगाते हैं। एक तो ये उपलब्धि हमारे खाते पर है, हमारे अलीगढ़ जनपद के खाते पे। दूसरे, मैं आपको ये बता दूं कि अलीगढ़ जनपद की कोई ऐसी नहर नहीं है जिसमें टेल तक पानी ना गया हो। तीसरे, मैं आपको ये बता दूं कि अलीगढ़ जनपद का कोई ऐसा ग्रामीण क्षेत्र का ट्यूबवेल नहीं है जहां 10 घंटे जो कमिटेड बिजली देने का हमारा संकल्प है सरकार का, वो हम ना पहुंचा पा रहे हों। बीच में जब ट्रिपिंग हो जाती थी, 1-2 घंटे 3 घंटे सप्लाई बाधित हो जाती थी, इस बात को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिंता की और कहा नहीं, अगर उतनी देर कटौती होती है तो उसकी आप प्रतिपूर्ति करिए। तो कल ही हमने किसान सम्मेलन में ये बात पूछी, किसानों से फीडबैक लिया, क्या आपको 10 घंटे बिजली मिल रही है? उन्होंने कहा हाँ साहब, अगर बीच में ट्रिप होता है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा बिजली नहीं आती तो वो बिजली हमको बाद में कंटिन्यूएशन में मिलती है। इसलिए सरकार का जो कमिटमेंट है कि सिंचाई के लिए पानी पहुँचे, वो पहुँच रहा है। चौथी बात, किसान की आय दोगुनी हो सके इसलिए उसको मंडी में उसकी उपज का सही मूल्य मिल सके, ये 3 बातों पर निर्भर करता है। पहली बात, उसकी लागत कम हो सके। लागत कम करने के लिए ट्यूबवेल से जो बिजली है वो फ्री है। पूर्व की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्तमान में मार्च के बाद से कोई बिल रेज नहीं किया जा रहा किसानों से ट्यूबवेल के लिए, तो उनकी लागत कम आ रही सिंचाई की। दूसरे, उनको सब्सिडाइज रेट पे यूरिया और लिक्विड यूरिया और डीएपी मिल रही है। हमारा जनपद में सरप्लस यूरिया है। धान की फसल में यूरिया अक्सर कम होती थी, इसको लेकर लाठीचार्ज करना पड़ता था, हम लोगों को पुलिस बल लगाना पड़ता था दुकानों में। आज स्थिति ये है कि किसी को भी चाहिए है तो ओपन मार्केट में किसी भी कोऑपरेटिव की दुकान पे जाकर वो अपना अनाज वो अपने लिए उर्वरक ले सकता है, कीटनाशक ले सकता है, कहीं कहीं कोई भीड़ नहीं है। दूसरा तरीका है आपको किसान का
आय दोगुनी करने का कि उसको उसकी उपज का सही मूल्य मिले। तो जब हमने लागत कम कर दी, लागत कम होगी बीज की सब्सिडी से, खाद की सब्सिडी से, पानी से, ये इनपुट है जो आप खेती पे लगाते हो। फिर आप जब फसल काटते हो तो फसल में कोई क्षति हो जाती है, अगर नेचुरल कोई कमी आ जाए, बारिश हो जाए, तूफान आ जाए, बाढ़ आ जाए, गर्मी पड़ जाए, दाना सिकुड़ जाए, उसके लिए सरकार ने प्रधानमंत्री बीमा योजना लागू कर रखी है, जिससे आपका औसत उपज जो 5 वर्ष की औसत उपज है उससे अगर आपकी कम उपज होती है तो आपको उसकी प्रतिपूर्ति मिलेगी और आप स्वमेव बीमित हो जाओगे। अगर आपने सरकार से कोई कर्जा लिया है, बैंक से कोई अपने खेती के लिए कोई लोन लिया है और अदरवाइज आप लेना चाहते हो तो स्वयं स्वैच्छिक आप बीमा ले सकते हो। प्रीमियम बहुत कम है, 80% प्रीमियम गवर्नमेंट देती है, 20% प्रीमियम केवल किसान को देना है। तो इस प्रकार से 80% सब्सिडी वहाँ देकर हम उसकी प्रतिपूर्ति कर देते हैं। अब बात आती अन्नदाता की, जब वो अनाज लेकर मंडी में जाता है। पहले जब वो अनाज लेकर मंडी में जाता था तो मंडियों में क्रय केंद्र नाम मात्र को हुआ करते थे, ना तो किसान की आवश्यकता भर के होते थे, ना सही जगह पर होते थे, ना कोई ऐसा मैकेनिज्म था कि हम ये देख सकें कि किसान ने जो अनाज बेचा उसका मूल्य उसे मिल पाया या नहीं मिल पाया। ये अब ट्रांजैक्शन इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जब जाएगा अपना अनाज बेचेगा तो ना तो उसको नगद रुपया लेना है और ना नगद रुपया देना है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसके अकाउंट में हो रहा है। तो जो दलाल होता था, बीच का मिडिलमैन होता था, वो चला गया, जो सरकारी शोषण हो जाता था वो चला गया। तो यही सारे उपाय हैं जिससे किसान की आय दोगुनी की जा सकती है। ये जनपद एक ज़माने में गन्ना उत्पादक जनपद हुआ करता था। मैं बार बार किसानों से अपील करता हूं कि वो फसल उगाइए जो फसल बाजार में सही मूल्य दे और जिससे आपकी लागत कम हो। आज हमारी पानी की ज़रूरत को देखते हुए अलीगढ़ जनपद इस बात के लिए नहीं जाना जाता कि यहाँ पर गन्ना उगाया जाए। किसानों ने स्वैच्छिक रूप से भी गन्ना उगाना कम किया है, लेकिन जो उगा रहे हैं उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखकर वर्तमान सरकार ने जो हमारी साथा शुगर मिल थी उसकी क्षमता बढ़ोतरी की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कभी और वो वायदा पूरा हो गया, जमीन पर उतर आया है। वो साथा शुगर मिल का विस्तारीकरण हो रहा। तो ये वो उपाय हैं, ये वो तरीके हैं जिससे हम किसी किसान की आय को दोगुना कर सकते हैं। और अगर आपको इसको और समझना है तो जरा मार्केट में निकल कर देख लीजिए कि कितने किसान हैं जो शॉपिंग कर रहे हैं। जब आपके जेब में पैसा होता है तब आपके लिए बाजार होता है, जब आपके लिए बाजार होता है तो मनी सर्कुलेट करती है और हमारी इकोनॉमी को बूम मिलता है। बाजार, किसान, व्यापारी, महिला, शिक्षा, स्वास्थ्य सब एक दूसरे से जुड़ी हुई कड़ियाँ हैं, इनको रिमोट में नहीं देखा जा सकता। तो मैं मुतमईन हूँ एक प्रशासक के रूप में और मुझे लगता है इसका सही फीडबैक आप पब्लिक से ले सकते हैं कि उसकी आय में बढ़ोतरी हुई है या नहीं हुई है। मुझे नहीं पता कि आप स्पोर्ट्स में कितनी दिलचस्पी रखते हैं, क्रिकेट कितना बेहतर खेलते हैं, लेकिन आज यहाँ जो बैटिंग आप कर रहे हैं, स्विंग भी मार रहे हैं, जो स्पिनर है वो भी मार रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। मुझे लगता है कि अगर इस तरह से जो जिले पे बैठे हैं अधिकारी वो अगर जवाब देंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था ही नहीं बल्कि जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो और ज्यादा बेहतर ढंग से चल पाएंगी। एक बार जोरदार तालियां होना चाहिए। विजय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अब चूंकि हम पंचायत की बात कर रहे हैं तो ओडीएफ का जिक्र ना हो ये तो हो ही नहीं सकता है। कितनी आश्वस्त हैं कि आपकी पंचायत में 100% जो बाहर शौच के लिए लोग निकलते थे अब वो बंद हो चुका है? अब मैं तो जानती हूँ कि 100% बंद हो चुका है। मैंने अब कहीं महिलाएं या पुरुष कहीं रोड या खेत पर नहीं देखे हैं। अब जगह जगह शौचालय बन चुके हैं। मैं प्रधानमंत्री को धन्यवाद देती हूँ कि महिलाओं को सशक्त बनाया है। पहले महिलाएं इतनी परेशान रहती थीं कि शाम को ही महिलाएं देखती थी कि शाम होगी, रात होगी जब भी हम शौचालय के लिए जाएंगे। अब महिलाएं किसी भी समय, बालिकाएं कहीं भी शौचालय, हर एक जगह शौचालय बनाने का काम किया है। नहीं, मैं थोड़े से फिगर्स जानना चाहता हूं मैम, चूंकि हम पंचायत का जिक्र कर रहे हैं, आप वहां का प्रतिनिधित्व करती हैं, हम जानते हैं तमाम लोग प्रधानमंत्री जी का जिक्र करते हैं। मैं थोड़े आंकड़े जानना चाहता हूं, आपकी पंचायत में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो धुएं से मुक्त हो पाएं, धुएं के जहर से मुक्त हो पाएं? मैं देखती हूँ कि उज्ज्वला योजना द्वारा पहले बहुत गांव की महिलाओं की आंखें खराब हो जाती थीं और जो गीले उससे लकड़ियों से खाना नहीं बना पाती थीं, इसलिए बहुत धुआं निकलता था, लकड़ी बीनने जाती थीं फिर खाना बनाती थीं। वो महिलाएं इतनी सशक्त हो चुकी हैं कि मैंने कोई गांव से शिकायत नहीं सुनी है कि उनको फ्री सिलेंडर न मिल रहा हो। गांव-गांव जाके महिलाएं बहुत सशक्त हैं, महिलाओं को बहुत सशक्त बनाया है। मैं सरकार को धन्यवाद देती हूं। सशक्तिकरण में
रोजगार भी शामिल है, चूंकि स्व सहायता समूह महिलाएं ना सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ अब बेटियां रोजगार से जुड़ें, महिलाएं जुड़ें, उसके लिए आपकी पंचायत में कितना काम हुआ? हमारी पंचायत में भी सिलाई कढ़ाई के द्वारा काम हो रहा है और ये महिलाएं अब झंडे भी बना रही हैं। पहले जो कोरोना हुआ था तो मास्क बनाने का भी काम हुआ था। हमारी महिलाओं को बहुत रोजगार मिल चुका है। अब ये सचिवालय बन रहे हैं, इसमें भी पंचायत, इसमें एक लेडीज रखी जा रही है, एक महिला रखी जा रही है, सचिव के तौर पर काम करती है। तो महिलाओं को समझाने के लिए जो अनपढ़ महिलाएं, उनको कैसे खाता खोला जाए, कैसे कैसे इनको योजनाओं का लाभ मिले, वो जिला ये सचिवालय से सब बातें बताती हैं, उनको आगे बढ़ाती हैं, उनको जानकारी देती हैं। अब हमारी महिलाएं सशक्त हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले तो बेटियों का अनुपात ही गिर रहा था, अब अनुपात काफ़ी हो चुका है, समानता हो चुकी है, समानता से ही ऊपर हैं और हर एक अब कोई अशिक्षित नहीं है, सब बेटियां शिक्षित हो रही हैं। धीरे धीरे देश बढ़ रहा है। आखिरी सवाल मेरा सर, अलीगढ़ कितना स्मार्ट हुआ क्राइम के क्षेत्र में? चूंकि कल मैं देख रहा था एलईडीज लगाई गई हैं, सीसीटीवीज लगाए हैं, क्राइम को कितना कंट्रोल कर पाए हैं आप? देखिए, क्राइम दो तरीके से कंट्रोल होता है। एक तो क्राइम होना और दूसरा अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसका कितनी जल्दी अनावरण होता है। एक विकसित होते हुए समाज में ये कहना कि कोई जीरो क्राइम होगा, ये संभव नहीं है। क्राइम तो ह्यूमन साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी स्वरूप में क्राइम होगा, लेकिन क्राइम को कंट्रोल दो तीन प्रकार से किया जा सकता है। एक तो टेक्नोलॉजी है, दूसरा लोगों की मनोवृत्ति में परिवर्तन से है। आप जो क्राइम का ग्राफ देखेंगे उसमें चोरी, इस प्रकार के छोटे मोटे अपराध हो सकता हुए हों, शून्य नहीं होता कोई चेन फिगर, स्नैचिंग, लेकिन महिला उत्पीड़न या चेन स्नैचिंग या बालिकाओं के साथ दुर्व्यवहार, ये घटनाएं आपको घरों में तो हो सकता है एक दो रिपोर्ट हो जाएं, सार्वजनिक जगहों पर जो ऐसा क्राइम होता था वो नहीं हुआ। उसके दो रीज़न हैं। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लॉ एंड ऑर्डर पे फोकस है कि ओवरऑल जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है तो सारे प्रकार के अपराध कम हो जाते हैं, तो ये अपराध भी कम हो गया। दूसरा, सेफ सिटी का कंसेप्ट। सेफ सिटी के अंतर्गत कोशिश ये है कि हर सार्वजनिक जगह सीसीटीवी की नज़र में रहे और हमारे रडार में रहे। मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जिस कल्याण सिंह हैबिटेट सेंटर का आप अभी उदाहरण दे रहे थे कि वो अलीगढ़ में बन के तैयार हुआ है स्मार्ट सिटी के तहत, उसका उपयोग भी शुरू हो गया है। यहाँ पर ICCC के तहत इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जो बनाया गया है 6th फ्लोर, हाँ, उसमें पूरे जो शहर है, पूरे शहर क्षेत्र में हर चौराहे के को कैमरों के माध्यम से कवर किया गया है। अब हमारा मैनुअल चालान नहीं होता कि हम किसी का चालान कर रहे हों और वो झिकझिक कर रहा हो हमारे कांस्टेबल के साथ। अपने आप ऑटोमेटिकली अगर आप ट्रैफिक रूल्स को वॉयलेट करते हैं तो उसका चालान होता है। जो वाहन चोरी या अन्य कोई अपराध हो जाता था सार्वजनिक जगहों पर, उसमें से 80% अपराधों का अनावरण हम इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से कर रहे हैं। जो हमारे CCTV कैमरे हैं और उनका जो हमको फीड मिल रहा है, उसके माध्यम से हम चीज़ों का अनावरण कर ले जाते हैं। तो इस स्मार्टनेस के कारण, ये स्मार्ट सिटी का मतलब ये नहीं है कि कोई एक शहर स्मार्ट हो गया। शहर में रहने वाले बाशिंदे जब स्मार्ट होते हैं, शहर का जब एडमिनिस्ट्रेशन स्मार्ट होता है, तब वो शहर जाकर स्मार्ट होता है। बिल्कुल। तो इस इनिशिएशन के साथ, तकनीक के इस बेहतर इस्तेमाल के साथ अपराधों पे अंकुश लगा और हम स्मार्टनेस की दिशा में आगे बढ़ पाए। तो ये अभी मैं कहूँगा शैशव अवस्था में, सेकेंड फेज़ में हम जोड़ने जा रहे हैं कि जो हमारे निजी क्षेत्र के कैमरे हैं, व्यापारी बंधु अपने प्रतिष्ठान में लगाते हैं, उन सब का फीड हम अपने कंट्रोल रूम में लेंगे, ताकि कंट्रोल रूम का हम बेहतर से बेहतर इस्तेमाल कर सकें। बेहतरीन पहल है सर ये तो। अभी कल ही मैं एक बात और जोड़ूंगा, मुझे मालूम है आपका जी। समय कम है, लेकिन आप बाध्य कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा उसको जी। अभी कल ही हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि जितनी हमारे स्कूल बसेज हैं उनमें दो चीज़ें अनिवार्य होंगी। एक तो उनमें CCTV कैमरा लगेगा और दूसरा उसमें GPS सर्विलांस सिस्टम लगेगा, ताकि अगर ट्रैफिक में कोई बस हमारी फंसी हुई है तो हमको अलग से पता लग सके कि यह हमारी प्रायोरिटी की बस है, ये हमारी स्कूल के बच्चों की बस है, हम उसको निकलवा सकें ट्रैफिक से, या हमारे अभिभावकों को ये पता लग सके कि मेरा बच्चा इस जगह पर है क्योंकि उसके पास वो वाहन है जिस वाहन से वो अपने स्कूल गया है। तो इस तरीके से हम स्मार्ट होते जा रहे हैं दिनों दिन, और स्मार्टनेस की कोई सीमा नहीं होती, वो तो जितने होते जाएंगे उतना और चलिए, उसके मानदंड ऊपर होते अच्छा है। जाएंगे। और मैं इस लॉक तालों के शहर के लिए इतना ही कहूंगा कि आप क्राइम को लॉक करते रहें
और आप डेवलपमेंट को अनलॉक करते रहें। बहुत शुक्रिया।